गुड इवनिंग। आज गुड मॉर्निंग नहीं है, आज हम इवनिंग में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आज चूंकि संडे का दिन है, ठीक है, तो सुबह समय नहीं था तो सोचे शाम में ही बनाए। देखिए, आज हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। हालांकि आज थ्योरी है, एक आध आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का डेरिवेशन जाके डी ब्रॉगली इक्वेशन में दिखेगा। ठीक है, थ्योरी में हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे आज। जैसे एक थ्योरी हम कवर करेंगे, सबसे पहले मैक्सवेल का सिद्धांत। ठीक है, मैक्सवेल का सिद्धांत, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये 4-5 टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल का सिद्धांत। मैक्सवेल का सिद्धांत, मैक्सवेल, अच्छा, मैक्सवेल का जो सिद्धांत था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड था। ठीक है, ये वही मैक्सवेल है जो रदरफोर्ड के एक पॉइंट को काटे थे। कहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, लगातार ऊर्जा की हानि करेगा और एक समय आएगा जब वो नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु अस्थायी, मतलब उस हिसाब से परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी, जो पिछले लेक्चर में हम बताए थे। ठीक है, अब देखिए मैक्सवेल अपने थ्योरी में क्या बताए हैं। मैक्सवेल ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मैक्सवेल ये बता रहे हैं, या ऐसे समझिए कोई आवेश है, ठीक है, कोई क्या है, आवेश है। जब भी आवेश नियत वेग से चलेगा, नियत वेग से चलेगा, ठीक है, जब कोई आवेश नियत वेग से चलेगा, ठीक है, तो इसमें कोई त्वरण नहीं उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न क्यों नहीं होगा, देखिए, कोई अगर आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है, ठीक है, इस आवेश जब भी गति करता है, आवेश जब भी गति करता है, ठीक है, तो दो तरीके का क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश दो तरीके का क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ये जो गतिशील आवेश है, ठीक है, ये स्थिर हो सकता है। आवेश जब गतिशील होगा तो दो तरीके का क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक तो उत्पन्न करेगा वो वैद्युत क्षेत्र, और एक वो उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, लेकिन चूंकि ये आवेश गतिशील तो है, ठीक है, लेकिन नियत वेग से, कैसे, नियत वेग से, इसलिए इसमें तरंग उत्पन्न नहीं होगा। मतलब तरंग उत्पन्न नहीं होगा। अगर कोई आवेश नियत वेग से गतिशील हो रहा है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, लेकिन उसमें कोई तरंग उत्पन्न नहीं होगा। तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा उसको एक्सलरेट, मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न करना पड़ेगा। तो वही बता रहे हैं कि अगर कोई आवेश नियत वेग से चल रहा है तो उसमें त्वरण नहीं होगा, और त्वरण नहीं होगा तो उसमें तरंग उत्पन्न नहीं होगा। हालांकि ये दो चीजें होंगी, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। जैसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछते हैं कि जब भी कोई गतिशील आवेश अंतरिक्ष से चलता है तो क्या उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। ऐसे दिया जाएगा, ऑप्शन ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ठीक है, ऑप्शन बी इक्वल टू नॉट ए 0, बी इक्वल टू नॉट ए 0। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है। और इसका मतलब है न तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और न ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन बोला है कि अंतरिक्ष से जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र होता है कुछ ना कुछ, और चुंबकीय क्षेत्र भी कुछ ना कुछ होता है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा उस समय। चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, अभी आपको केवल इतना बताया है कि कोई आवेश है, ठीक, जब वो नियत वेग से चल रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल है और वो नियत वेग से चल रहा है, तो उसमें दो तरीके का क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और नियत वेग से चल रहा है, इसका मतलब क्या है, त्वरण 0 होगा, क्योंकि त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन, और नियत वेग का मतलब होता है उसमें वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, 0, क्योंकि त्वरण का तो फॉर्मूला ही मतलब ही होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब यहां पर समय से होता है, ठीक है, दर का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दर का जो मतलब होता है वो किससे होता है, समय से होता है। तो देखिए, वेग में परिवर्तन, यहाँ तो वेग में परिवर्तन है नहीं, नियत वेग से चल रहा है, इसलिए यहाँ पे त्वरण 0 है। ठीक है, और त्वरण 0 है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, लेकिन तरंग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा,
दूसरा देखते हैं, अगर मान लीजिए आवेश है, ठीक है, ये आवेश अब नियत वेग से नहीं चल रहा है, नियत वेग से नहीं चल रहा है, ठीक है। जब यह आवेश नियत वेग से नहीं चलेगा तो यहां पर त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब त्वरण अब 0 के बराबर नहीं होगा, बराबर को कट कर दिए मतलब 0 के बराबर नहीं है। और इसमें इसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और यहां पर तरंग भी उत्पन्न होगा। इसी तरंग को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। बात समझ में आ गया। देखिए हम क्या बताएं, जब भी कोई आवेश नियत वेग से चल रहा है तो नियत वेग से चल रहा है मतलब उसमें त्वरण 0 है, क्योंकि त्वरण का मतलब ही होता है वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ, इसलिए त्वरण 0 है। तो इस तरीके से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, लेकिन तरंग वहां पर उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब नियत वेग से नहीं चलेगा मतलब यहाँ पर वेग में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो उसका कुछ न कुछ त्वरण होता है, इसलिए यहाँ पे त्वरण 0 के बराबर नहीं है। और जब भी त्वरण उत्पन्न होगा तो वो वेव भी उत्पन्न करेगा, ठीक है, मतलब वो तरंग भी उत्पन्न करेगा, तरंग को इंग्लिश में वेव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी और ये तरंग भी, मतलब विद्युत, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है बात। तो ये बात मैक्सवेल बताए थे। अब ये देखते हैं कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये चलती कैसे हैं, ठीक है। देखिए देखिए तरंगे जो चलती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। चलिए हम एक ही बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे चलती है तरंगे। तो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र। मैक्सवेल बताए थे कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, देखिए नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से, और इसका मतलब होता है विद्युत से, ठीक है। मैग्नेटिक का मतलब होता है, मैग्नेट मतलब चुंबक से, वेव मतलब खुद होता है तरंग। तो इसमें विद्युत वाली भी तरंगे होंगी और चुंबकीय तरंगे भी होंगी, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का तरंग, ठीक है, और एक हो गया चुंबकीय क्षेत्र का तरंग, ठीक है। ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र का तरंग, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र वाला, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो मैक्सवेल एक बात बताए थे कि जो तरंगे होंगी, ठीक है, जो तरंगे होंगी वो एक दूसरे के लंबवत होंगी, ठीक है। लंबवत कहने का मतलब है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और सॉरी हाँ, मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं अर्थात विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। देखिए लंबवत कहने का मतलब है इस तरह से, जैसे हम ये 3 चीज ले रहे हैं, ठीक, ठीक है। ये देखिए एक हम इसको मान लेते हैं डायरेक्शन, पहले हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये है हमारा डायरेक्शन मतलब दिशा, ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और इधर ये हालांकि इधर बना दिया जाता है, ये होता इस तरह से है, क्योंकि बोर्ड से बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं, तो ये तीनों लाइनें एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र वाला। अब देखिए यह हो गया डायरेक्शन, जो ग्रीन वाला पेन का डायरेक्शन है, ऊपर जो हो गया वो विद्युत क्षेत्र है ब्लू वाला, ठीक है, और ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ऊपर वाला विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों एक दूसरे से कितना एंगल पे, 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है, हाँ, और ये जब चलेंगी, ठीक है, जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगी, ठीक है, तो ये इस दिशा के भी क्या होंगी, लंबवत होंगी, मतलब ऐसे भी लंबवत होती है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, और जब चलती हैं तो वो उस दिशा के भी क्या होती है, लंबवत, ठीक है। जैसे ऐसे आगे बढ़ गई
तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पर ऐसे बनाते हुए अपना चलती रहेंगी, ठीक। अब बात करते हैं इसके कुछ गुण के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ गुण हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। गुण क्या है? देखिए, सबसे पहला बात तो यही है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। पहला लंबवत वाला गुण है इसका, हम ये सब बातें भी लिख देंगे, ठीक है। दूसरा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें, पहला क्या है, ये एक दूसरे के क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। दूसरा, इनको देखिए, जब ये निर्वात में चलते हैं, निर्वात मतलब कि निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है, ठीक है, जहां पर कोई पार्टिकल नहीं होते, मतलब एयर पार्टिकल तक नहीं होते हैं। मतलब निर्वात में अगर हम बोलेंगे तो हम जैसे बोलते हैं ना, तो जैसे हमारा आवाज अगर आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो हमारे आवाज को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, उस माइक तक, और उसके थ्रू आप तक पहुंच रहा है, ठीक। लेकिन अगर यही स्पेस में, अगर हम स्पेस में रहें, ठीक है, तो वहां पर हमारे आवाज को ले जाने के लिए कोई होगा ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं का मतलब है वहां पे पार्टिकल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो जहां पर कण नहीं होते हैं, ठीक है, वहां पर हमारा आवाज एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक। मतलब हमारा जो आवाज है या हमारा जो साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। साउंड अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा आवाज अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए साउंड की आवश्यकता होगी, ठीक है, सॉरी, पार्टिकल की आवश्यकता होगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये एक ऐसा वेव है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हालांकि 9th में आप लोग पढ़े भी होंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है बात। और ये निर्वात में ये प्रकाश की गति से चलती हैं। कैसे चलती हैं? प्रकाश की गति से, स्पीड ऑफ लाइट से चलती, मतलब लाइट का स्पीड जितना होता है, ठीक है, मतलब लगभग उतना ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी स्पीड होता है, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, इनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, और इनकी गति इनका जो स्पीड है वो इक्वल है। इक्वल मतलब एग्जैक्ट नहीं, लगभग इक्वल होता है प्रकाश की गति के, ठीक है। और आपको तरंग में मतलब जो ये एक वेव बनता है ना, इसमें कुछ बातें जैसे तरंगदैर्ध्य क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, हालांकि अभी आगे आएगा, ठीक है। आवृत्ति क्या होता है, आयाम क्या होता है, श्रृंग क्या होता है, गर्त क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए हम एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। ये एक वेव बन गया, ठीक है, बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। देखिए, जो सबसे पीक वाला पॉइंट होता है, मतलब जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं श्रृंग, या इंग्लिश में इसी को क्रस्ट कहते हैं, ठीक। सबसे नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं गर्त, या इसी को इंग्लिश में ट्रफ कहते हैं, ठीक है। यहां पर भी ये श्रृंग है और नीचे वाला ट्रफ हो जाएगा, मतलब गर्त। तो देखिए, दो श्रृंग, मतलब एक ये और एक ये, तो दो श्रृंग ले लीजिए या दो गर्त ले लीजिए। तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम दिखाते हैं लैम्डा से। किसे दिखाते हैं? लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। दो श्रृंग या दो गर्त, ये दो श्रृंग है इसके बीच की दूरी, और ये दो गर्त है इसके बीच की दूरी, तो ये भी एक तरंग दैर्ध्य है, ये भी एक तरंग दैर्ध्य है। तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। इसको किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग का। अब देखते हैं आवृत्ति क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव पास कर जाएंगे? जैसे ये एक वेव हो गया, ठीक है, फिर ये एक वेव हो गया, ये एक वेव हो गया। हम अगर यहां से यहां भी ले तो ये भी एक वेव होगा, ठीक है, ये भी एक वेव है। तो देखिए, एक सेकंड में
इस पॉइंट से कितने वेव पास कर जाएंगे, ठीक है, उसी को हम कहते हैं आवृत्ति। 1 सेकेंड में किसी एक बिंदु से पास किए गए तरंगों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है, आवृत्ति। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आयाम। आयाम क्या होता है, श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई मतलब यही होगा, या गर्त की अधिकतम गहराई, श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की अधिकतम गहराई, तो क्या कर देते हैं हम, आयाम कर देते हैं, एम्पलीट्यूड, इसको ए से दिखाते हैं। ठीक है, और समझ में आ गया। और हाँ, आवृत्ति को म्यू से दिखाते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन सारे पॉइंट को लिख देते हैं ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम थ्योरी लिख दिए हैं। मैक्सवेल की तरंग थ्योरी क्या थी, थ्योरी, ठीक है, अभी बोले थे कि जब आवेश नियत वेग से चल रहा होगा तो उसमें त्वरण 0 होगा, ठीक, और उसमें केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, मतलब वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग की तरफ, मतलब तरंग उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, अगर आवेश नियत वेग से नहीं चल रहा है, v नियत नहीं है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 नहीं होगा, और उसमें विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसके साथ तरंग भी देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए देखिए, जब कोई आवेशित कण त्वरित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तथा यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, मतलब यही जो विद्युत क्षेत्र है और जो चुंबकीय क्षेत्र है किस रूप में चलती है, तरंगों के रूप में। लेकिन कब, जब एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, तब इसी तरंगों को क्या कहते हैं, इसी तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि उसमें विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। जैसे जो हमारा सूर्य का प्रकाश, मतलब जो सनलाइट आता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये सब एग्जांपल है, सनलाइट है, रेडियो वेव है, एक्सरेज है, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर जो फिगर हम आपको पीछे समझाए थे वही बनाया सेम ऐसे। ठीक है, बना लीजिएगा इसको। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या है, तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, वही बता रहे थे। ठीक है, कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और इनकी, ठीक है, तथा यह जिस दिशा में गति करते हैं, ठीक है, यह भी उसके लंबवत होता है। अब ये देखिए, अब ये जिस दिशा में गति करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये डायरेक्शन भी क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिए ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी इन दोनों से कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। ठीक है, मतलब ये आपस में खुद 90 डिग्री पे है, और दूसरी बात, ये जिधर जाएंगे ऐसे जाएंगे, ठीक है, इधर थोड़ी देर बाद ऐसे, तो ये डायरेक्शन भी क्या है, इन दोनों से 90 डिग्री पे है, ऐसे ही समझ लीजिए। ये दोनों एक दूसरे से 90 पे है, और ये जो डायरेक्शन है ये भी इन दोनों से कितने पे है, 90 डिग्री पे, वही बोल रहा है। ठीक है, इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ भी लेता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं, संचरण मतलब होता है चलने के लिए। ठीक है, संचरण माने चलना। निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। ठीक है बात। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा गया है, जैसे आपको कोई तरंग में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो पहला है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं, इसको हम बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, कैसे दिखाते हैं, लैम्डा से। अभी बताए थे दो श्रृंग, ठीक है, इस ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, श्रृंग, और नीचे वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, गर्त। ठीक है, तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लिख लीजिए, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको जो मेजर करते हैं मीटर में भी कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं, नैनोमीटर में भी कर सकते हैं, एटसेट्रा, किसी में कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक दूरी ही है। दूसरा है आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन इसको शो करते हैं न्यू से। ये न्यू है, म्यू नहीं, न्यू। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक, लिखिए, एक सेकंड में किसी बिंदु से पास किए गए तरंग दैर्ध्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में पास किए गए तरंग दैर्ध्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आयाम। श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई तथा गर्त की अधिकतम गहराई को आयाम कहते हैं। ठीक है, आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, AMPLITUTDE, सॉरी, एम्पलीट्यूड, TUD, और इसको दिखाते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं।
ठीक है। चलिए देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक अरेंजमेंट, ठीक है, लाइट का एक अरेंजमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? हम किसी तरंगदैर्घ्य को तरंगदैर्घ्य बोल लीजिए, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति बोल दीजिए। हालांकि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में उल्टा संबंध होता है। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या होता है? उल्टा, ठीक है। मतलब तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। सुनिए, दो चीजों में कंफ्यूजन होता है। समानुपाती का साइन भी ऐसे ही बनता है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई है, ऐसे एक्स समानुपाती है वाई के और एक्स व्युत्क्रमानुपाती है वाई के, ठीक है। साइन तो दोनों का ऐसे ही होता है, लेकिन कब समानुपाती कहते हैं और कब व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ध्यान दीजिए। जब सीधा सीधा हो, ठीक है, मतलब सीधा एक्स बढ़े तो वाई भी बढ़े, एक्स घटे तो वाई भी घटे, सीधा सीधा संबंध, तो समानुपाती। और यहाँ पे देखिए, एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, अगर उल्टा संबंध है, ठीक है, तो उसीलिए उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है? उल्टा। तो तरंगदैर्घ्य आवृत्ति या आवृत्ति का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम, बढ़ता या घटता क्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। अभी हम थ्योरी लिख देंगे, पहले आप समझ जाइए। तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम को ही क्या कहते हैं हम? उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है, वो किसका होता है? वो होता है गामा रेज का। सीक्वेंस से लिख दे रहे हैं, पहले गामा रेज होता है, फिर एक्स रेज होता है, ठीक है, फिर आपका यूवी रेज होता है, फिर आपका विजिबल रेज होता है, फिर आपका आईआर होता है, इंफ्रारेड होता है, फिर उसके बाद आपका माइक्रोवेव होता है, ठीक है, और सबसे लास्ट आपका होता है रेडियो वेव, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी आवृत्ति क्या होगी? इसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, ठीक है। अब आवृत्ति छोड़िए, आप इतना ही मतलब समझिए, ठीक है। आवृत्ति क्या होगी? सबसे कम होगी, ठीक है। इसका तरंगदैर्घ्य अगर इन दोनों में केवल कंपैरिजन करें तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है इसकी तुलना में कम है। एक्स रेज का तरंगदैर्घ्य गामा रेज की तुलना में कम है, लेकिन एक्स रेज का जो आवृत्ति होगा वो गामा रेज की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, निम्न को घट मतलब ऐसे मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को घटते क्रम में क्या करिए? लगाइए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर है ये, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ये है तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में, ठीक है। तरंगदैर्घ्य का घटता हुआ क्रम है, लेकिन आवृत्ति का ये बढ़ता हुआ क्रम है। बात समझ आ रहा है? देखिए, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, इसका थोड़ा सा कम, इसका थोड़ा कम, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घटता जाएगा, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य का तो घटता हुआ क्रम है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आवृत्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो आवृत्ति का ये क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है बात। तो वही बता रहे हैं, और इसको याद में रखिएगा, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ भी लेता है, ठीक। अब देखते हैं हम, इसी में एक चीज आता है विजिबल, ठीक है। विजिबल रे क्या होता है? सॉरी, एक मिनट, चलिए देखिए, तो हम थे विजिबल रेस पर, ठीक है। विजिबल रेस क्या होता है? ठीक है, देखिए ये सब हमको नहीं दिखता है, न गामा दिखेगा, ना एक्स दिखेगा, यूवी नहीं दिखेगा, आईआर, माइक्रो रेस, ये सब कोई नहीं दिखेगा। हमको जो दिखता है वो केवल कौन सा दिखता है? जो विजिबल रेस, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हमको थोड़ा सा विजिबल रेस के बारे में बता देते हैं। विजिबल रेस, ठीक है। विजुअल रेज में 7 टाइप का रेज आता है, इसको आप पढ़ते हैं विबग्योर के नाम से, VIBGYOR। वी से होता है वायलेट, आई से होता है इंडिगो, अभी हम हिंदी में बोल दे रहे हैं,
बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो मतलब जामुनी। ठीक है, वॉयलेट मतलब जो होता है बैगनी। ठीक है, अब देखिए ये 7 कलर हैं जो हमको विजुअल होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अच्छा उल्टा करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, तरंगदैर्ध्य कम होगा। मतलब सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होगा, आर का होगा। ठीक है, आर का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जो डेंजरस मतलब खतरे के रूप में जो साइन जहां पे लाइट उट लगाया जाता है वहां पर रेड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर हो गया। ठीक है, या ट्रेन का हो गया, ट्रेन के झंडा जो लाल रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, तो लाल रंग का हम यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो दूर से क्या हो जाए, दिख जाए। ठीक है, अगर हम वॉयलेट का करेंगे तो दूर से दिखेगा नहीं। ठीक है, और हमको अंदाज नहीं लगेगा, तो लाल रंग का यूज वहां करते हैं जहां पे हमको बहुत दूर से क्या करना पड़ता है, देख लेना पड़ता है। ठीक है, तो जिसका तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा दूर से दिख जाएगा। हाँ, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब जो आवृत्ति है ये क्या होगी, नीचे से ऊपर जाते समय कम होगी। ठीक है, चलिए तो ये हम आपको बता दिए थोड़ा सा, लेकिन हम इस चीज को नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो विबग्योर वाला ये नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, हम केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बताएंगे, हालांकि बीच में आ गया तो लिखवा देते हैं। अब हम अगला बात कर लेते हैं, हालांकि दोनों चलिए साथ में लिखवा देंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या इसको कहते हैं इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, देखिए ठीक है, यहां पर लगा है कैथोड। ठीक है, इसको बोल लेते हैं हम कैथोड। इस पर हम जब भी क्या गिराते हैं, कोई लाइट गिराते हैं। ठीक है, लाइट को किससे दिखाते हैं, एचम्यू से। हम क्या गिराते हैं, लाइट गिराते हैं, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो या यहाँ पर कोई भी मेटल सरफेस हो सकता है, मेटल सरफेस, किसी भी धातु पर जब हम प्रकाश का इंसिडेंट मतलब प्रकाश को गिराते हैं, ठीक है, किसी भी धातु पर, और प्रकाश कौन सा, यूवी रेज। ठीक है, जब भी किसी मेटल पर हम यूवी रेज डालते हैं तो होता क्या है, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसी प्रभाव को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यह मेटल का सरफेस है, इस पर लाइट आ रहा है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसी प्रभाव को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए आइंस्टीन ने एक इक्वेशन भी दिया था, इसके लिए आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था। ठीक है, आइंस्टीन इसके बारे में क्या बताए थे, इसके बारे में आइंस्टीन बताए थे कि जो एचम्यू होगा वो उसके कार्यफलन और काइनेटिक एनर्जी के, मतलब एचम्यू इक्वल टू ये हो गया कार्यफलन और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन दिए थे। काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर कि ये कार्यफलन क्या चीज है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इस लाइट के रूप में इस मेटल सरफेस को, जैसे यहाँ पर कोई मेटल सरफेस है, यहाँ पे हम 100 जूल का एनर्जी दिए। ठीक है, 100 जूल दिए हैं, 100 जूल। अब इस 100 जूल में से क्या हो गया कि 40 जूल या ऐसे कर लीजिए 60 जूल खर्च हो गया किसमें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कितना खर्च हो गया, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए खर्च हुआ है हमारा 40 जूल। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्चा होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कार्यफलन। कार्यफलन क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च की गई ऊर्जा। ठीक है, और बाकी का जो 40 जूल बच गया, ठीक है, ये जो बाकी का 40 जूल बचा है,
ये किस काम में आएगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा, मतलब चलाएगा, गतिज ऊर्जा देगा, ठीक है। बाकी का 40 जूल क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, ठीक है। देखिए क्या है, एक मेटल सरफेस है, उस पर हम लाइट दे रहे हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक। अब जितना हम लाइट देंगे तो लाइट का जो एचम्यू के रूप में से मान लीजिए 100 जूल ऊर्जा दी है, ठीक है, ऊष्मा दी है, तो कुछ पोर्शन क्या होगा, कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगा और उसको हम कहेंगे ये कार्यफलन, ठीक है। और कुछ जो होगा उसको गति देने में सहायता करेगा, जिसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ एग्जाम्पल में बताएं। अब इसको मिरेज करते हैं और ये दोनों हम आपको लिख देते हैं। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तरंगदैर्ध्य या आवृत्तियों के बढ़ते या घटते क्रम में विद्युत चुंबकीय विकिरण को विभिन्न रूपों में हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक। अब ये लिखा है, सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य होता है गामा का होता है, फिर एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हीट वेव भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम कभी देने जाएंगे तो उसमें पूछ लेगा कि हीट वेव किसको कहते हैं, या इंफ्रारेड का दूसरा नाम क्या है, तो हीट वेव को कहते हैं, ठीक। विजुअल आप लोग को बताई दी पीछे। माइक्रोवेव ही जो होता है उसमें बॉडी की जांच की जाती है, जैसे एमआरआई में, ठीक है, कुछ तरंगे छोड़ी जाती हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जांच करते हैं। और एक है रेडियो वेव, सबसे लास्ट। रेडियो वेव को का यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, जैसे बतियाते हैं लोग, ठीक है, तो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो इसी वेव के माध्यम से बतियाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये तरंग दैर्ध्य का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम है, क्योंकि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसा है। लेकिन आवृत्ति का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे इसमें 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो बोल देगा तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम या अवरोही क्रम में अरेंज करिए, या आवृत्ति के बढ़ते क्रम में अरेंज करिए। 2 क्वेश्चन। तरंग दैर्ध्य के को अवरोही क्रम मतलब कुछ दे देगा, ऐसे बोल देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में लगाइए। हालांकि बोर्ड एग्जाम में नहीं देगा आपके, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो आप इसी का उल्टा ले लीजिएगा, मतलब पहले रेडियो आएगा, सबसे छोटा है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, ठीक है, फिर विजिबल, ठीक है, फिर उसका क्या आएगा, विजिबल के बाद यूवी, फिर एक्स, फिर गामा, ठीक है, ऐसे। तो ये देख लीजिएगा अपना। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। किसी धातु की सतह पर जब हम यूवी रेज गिराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। देखिए ये भी बताए थे, यह है, यहाँ पर कोई धातु की सतह है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश गिरा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, मेटल सरफेस, ठीक है बात। अब देखिए आइंस्टीन इसके लिए बताए थे, क्या बताए थे आइंस्टीन साहब, आइंस्टीन साहब ये बताए थे कि जो प्रकाश आएगा वो कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल करने का मतलब है कि जितना भी प्रकाश आएगा, ठीक है, जैसे 100 जूल आया तो 100 जूल में से मान लीजिए 60 जूल खर्चा हो गया इसके कार्यफलन में, तो जो 40 जूल होगा उसके काइनेटिक एनर्जी में खर्च होगा, ठीक है। इस इक्वेशन का मतलब ये है, ठीक। पीछे जैसा बताया वहां पे कर लीजिएगा, जैसे आप समझने के लिए यहाँ लिख भी लीजिएगा, ठीक है। जैसे 100 जूल है, ठीक है, 100 जूल में से 60 जूल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको हम कहते हैं कार्यफलन, ठीक है। मतलब कार्यफलन में 60 खर्चा हो गया तो बचा 40 जूल। 40 जूल किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, उसको गति देने में, ठीक है। अब एक बात सुनिए, अगर मान लीजिए एचम्यू जो हो वो कम हो और ये ज्यादा हो, तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि यूवी रेज कम है और बाहर निकाल दे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा मतलब जैसे इसको 4 आए टोटल 100 जूल और आया 80 जूल, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर तभी निकलेगा जब एचम्यू ज्यादा हो और इन दोनों को मिला करके क्या हो, कम हो। जैसे ये 100 जूल आए और ये दोनों थोड़ा निकल जाए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम कहने का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए,
इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो एच म्यू ज्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सीधा सीधा बात समझिए। एच म्यू कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे अभी। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, अभी तक हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है, सॉरी 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक मैक्सवेल का सिद्धांत पढ़ लिए, उसमें हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पता चला। फिर हम उस विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम देख लिए, ठीक है। और फिर हम एक थोड़ा अलग टॉपिक पढ़े जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसको आप लोग प्लांक क्वांटम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए प्लांक क्या कहते हैं, प्लांक ये कहते हैं कि जो लाइट आता है, ठीक है, तो लाइट छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, ठीक है। लाइट कैसे चलता है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में, ठीक है। उस पैकेट को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। मतलब बेसिकली जो प्लांक थे वो बेसिकली बात किए थे लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में। उन्होंने लाइट के वेव नेचर को नहीं बताया था, लाइट के पार्टिकल नेचर को बताया था। पार्टिकल नेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहे थे कि लाइट छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है और उस पैकेट को क्या कर रहे हैं, फोटोन, ठीक है, जो उसके पार्टिकल नेचर को बताता है। उन्होंने वेव नेचर का बात नहीं किया। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, एक जर्मन वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक, विकिरण ऊर्जा व क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसी वस्तु में विकिरण ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन सतत न होकर असतत होता है, ठीक है, मतलब लगातार उसमें ऊर्जा अवशोषित नहीं होती है, रुक रुक करके होती है, ठीक है। ऐसा ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन, अब ये जो ऊर्जा बोल रहे हैं ये मेन लाइट एनर्जी को बोल रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा को। यहाँ पर इस ऊर्जा का अर्थ किससे है, प्रकाश ऊर्जा से, ठीक है। उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के पैकेट ग्रुप में होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन। मतलब बोर कर रहे हैं, प्लांक जो थे ये प्रकाश के कण प्रकृति का बात किए, प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में बताया, ठीक है। अभी ठीक है, अब यहां से आपको थोड़ी थ्योरी देखने को मिलेगी। कोई कण बता रहा है, कोई तरंग बता रहा है, कोई इक्वेशन देगा, ठीक है, कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन आप सोच सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को आप पा ही नहीं सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट कहें तो अभी सब लोग क्या है, अभी सब लोग डिस्कवर कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। मतलब यहाँ से तो मैक्स प्लांक का कहना था कि प्रकाश क्या है, कण की प्रकृति रखता है, उसके अंदर वेव नेचर नहीं है, ठीक। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया कि E = H म्यू, ठीक है, जहां म्यू जानते हैं, म्यू फ्रीक्वेंसी अभी पीछे पड़ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई तरंग है, ठीक है, कोई तरंग है, इस तरंग का अगर फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति म्यू है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा म्यू लैम्डा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहां से म्यू निकालेंगे तो आएगा v बाई लैम्डा, न्यू है, न्यू, ठीक है, म्यू नहीं न्यू, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा E = H v बाई लैम्डा। अब जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके लिए जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं म्यू = c/λ, ठीक है। इसी को समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, hc/λ। तो एक फॉर्मूला आ गया हमारा E = hc/λ, ठीक है। ये चीज इसको आप लोग नोट करिए, हम इरेज कर रहे हैं। तो बेसिकली प्लांक बताए थे प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में, ठीक है, बात नोट करिए, इरेज कर रहे हैं।